नमस्कार दोस्तों। एक नाम जिसे सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी, वह नाम था डाकू छबराम सिंह। आज हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। वो समय था 11:30 बजे और दिन था 2 मार्च, जब गिगोर गांव के पुलिस स्टेशन ऑफिसर डॉक्टर बीबी चौधरी को मुखबिर से सूचना मिली कि छबराम इलाके में है। यह सूचना पहली बार सच साबित हुई। हमने एक कदम रहते ही चौधरी सिंह करमबीर सिंह जी ने तुरंत पुलिस फोर्स को तैयार किया और 600 पुलिस ऑफिसर को तैयार करते ही कि हम ऑपरेशन इंटर रेंज 37 शुरू किया और 26 प्रांतीय बल और पुलिस तैनात की। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति आसान थी, इसी कारण ऑपरेशन में बंजर, समतल और धूल भरा इलाका था, जहां कभी कभार गेहूं और सरसों की खेती दिखाई देती थी। मध्य प्रदेश के बीहड़ के मुकाबले यहां डकैतों के लिए कम जगह है। छबराम का दल 9 बजे बलपुरा गांव में देखा गया था, लेकिन पुलिस वहां पहुंची तब तक डकैत छबराम और उनके साथी शिकोहाबाद मैनपुरी रेलवे लाइन के किनारे 4 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की ओर जा चुके थे। नदी के उस पार खेरा गांव बढ़ रहे थे। 11:30 बजे सांगा नदी को पार करते समय उन्होंने पाया कि पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है और फिर 2 समूहों में बंट गए। और 2 समूहों में बंट जाने के कारण उन्हें लगा कि हम पुलिस को गुमराह कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ऑफिसर पहले ही जान चुके थे कि छबराम सिंह ऐसा ज़रूर करेगा और छबराम नेता 12 आदमियों को लेकर वो सांगा नदी के अंदर चला गया और उसका साथी भूरा और भगवान दास उल्टी दिशा में चले गए। बाद में भूरा और भगवान दास अलग हो गए। भूरा 15 वर्षीय सुंदर लड़की ओमवती को लेकर उसे छोड़ने के लिए ताखा रेलवे स्टेशन की ओर चला गया, जिसे उसने 10 दिन पहले भोर गांव से अगवा किया था। ओमवती के पिता पुलिस के मुखबिर थे। माँ, भाई और बहन भूरा ने पहले ही मुठभेड़ में मार दिए थे। 10 किलोमीटर दूर ओझा गांव में ओमवती की भाभी ने बताया कि जब से उसने ओमवती को उठाया या अगवा किया, तब से उसने चैन की सांस न ली। वह छबराम लगातार भागता रहा और सरसागंज मैनपुरी ट्रैक पार कर रहा था और पुलिस पर गोलियां चला रहा था। यह स्पष्ट था कि छबराम गिगोर, करघर और नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि नांगल अटा में हमला किया। नांगल अटा में हमला करते ही करमबीर सिंह बताते हैं कि उन्हें लगा कि हम बचेंगे नहीं, या जो डाकू थे उन्हें लगा कि हम बचेंगे नहीं, और इसी वजह से इस समय उनके सारे साथी मारे जा चुके थे। यानी यहाँ लड़ाई हुई, इसमें जो डाकू छबराम सिंह के सारे साथी थे वो मारे जा चुके थे। और फिर क्या हुआ कि शाम 5 बजे पुलिस और डकैतों के बीच गोलीबारी हुई और खूनी संघर्ष 90 मिनट तक चला। मैनपुरी के शहर पुलिस अधीक्षक शुक्रम पाल सिंह ने कहा कि हमारे बीच और उनके बीच 200 गज की दूरी थी। दूसरे गुट में पहले से ही अलग हो जाने के कारण उसने हवा में फायरिंग की या गोलियां चलाईं। अब नेता छबराम सिंह की किस्मत खत्म हो चुकी थी और शुक्रमपाल सिंह ने कहा, घटनास्थल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और धूसर रेत लाल हो गया था और ज़मीन एकदम लाल हो गई थी। बहादुर आदमी को मरते देखकर सभी को दुख पैदा हुआ। तब एक ग्रामीण ने कहा, केवल एक छबराम मरा है, जल्दी ही एक और छबराम बड़ा जन्म लेगा। विडम्बना यह है कि एक ग्रामीण वही बात दोहरा रहा था जो अक्सर छबराम कहा करता था, जब तक भूखा किसान रहेगा तब तक एक छबराम रहेगा। जब तक कुछ रिपोर्टर उस गांव में गए, हर नगरपुर गांव का दौरा किया, तो उन गांव वालों ने बातचीत करने से मना कर दिया, क्योंकि वह 60 गांवों का गॉडफादर था। वहीं एक दूसरी कहानी भी है, जिसे 20 किलोमीटर दूर उसकी प्रेमिका जो झलकानिया नाम से मशहूर थी, जब छबराम 25 वर्ष की उम्र का था तब उससे उसका प्रेम हो गया था और उसी की वजह से
सन 1978 में छबराम पहली बार पुलिस का हत्यारा बन गया था। शुरू में ये महज 5-7 गांव का मवेशी चोर मतलब गाय भैंस चुराने वाला, भेड़ बकरी चुराने वाला था। एक दिन कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने झलकानिया के साथ उसके घर में छबराम सिंह को देखा। डाकू ने कांस्टेबल को मारकर उसकी राइफल और 40 कारतूस लेकर भाग गया। यहीं से उसकी बदमाशी की शुरुआत हो जाती है। 1979 में उसने इस इलाके के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक अपना गिरोह तैयार किया या बना लिया। उसने युवा लोगों को इसमें शामिल किया। कुछ लोग वेतन पर थे जो 300 से 600 रुपये लिया करते थे। इन्हें यूज हुई बंदूकों के हिसाब से तनख्वाह मिला करती थी। जैसे कौन सी बंदूक है, जैसे ब्रेन गन है या फिर पिस्टल है या फिर 12 बोर की बंदूक है, वो जो चलाते थे उसके हिसाब से उन्हें तनख्वाह दी जाती थी। इसके पास सबसे पहले ब्रेन गन आई और बाद में राइफ़लें आईं और उसके बाद सेमी ऑटोमेटिकल गन आईं और फिर 12 बोर की बंदूकें आईं। यह सब धीरे धीरे कहानी चलती रही। इसके बाद छबराम ने हमेशा अमीरों को निशाना बनाया, गरीबों को कभी नहीं सताया। इसीलिए उनको छबराम सिंह जी को गॉड फादर कहा जाता था। और इसीलिए रिपोर्टर जब उनके गांव में गए थे तो उन्होंने उनके बारे में बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि पुलिस ने उन्हें मार दिया था। 1981 में उसने मैनपुरी से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में पुलिस स्टेशन में लूटपाट की और हथियारों की लूटपाट करने के बाद उसने ब्रेन गन हासिल की थी। इसके 1 महीने बाद अनार सिंह के गिरोह की मदद करके उसने दानवीर कर्ण की उपाधि हासिल की, जिसमें 24 पुलिसकर्मियों को मारना पड़ा और उसने अपने भाई अनार सिंह को बचाकर उसके गांव अभ्यारण्य पहुंचाया। 1981 में वह फिर से झलकानिया के साथ ग्वालियर में घुस गया और वहां कैप्टन रणवीर सिंह बनकर एक घर खरीद लिया और वहां रहने लग गए। पुलिस को सूचना मिली और मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना मिलते ही वह वहां से भाग गया और फिर झलकानिया को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। झलकानिया जो है वो पेट से थी और जब तो उनको एक बच्चा पैदा हुआ और इस कारण उनको बाद में छोड़ दिया गया। 1 साल बाद देहुली और साधुपुर में हुए नरसंहार के बाद साधुपुर में हुए नरसंहार पर मचे बवाल में पूरे भारत में एक डाकू को फिर से सुर्खियों में ला दिया। मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। पुलिस की भीड़ इकट्ठी हो गई या उमड़ पड़ी। 23 जनवरी को राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव संजय सिंह ने विधायक सतीश अजमानी और अधिवक्ता खुशीराम यादव तथा राज्य के गृह सचिव रामचंद्र ठाकुर जी के साथ मिलकर आत्मसमर्पण पर चर्चा की। राज्य लोक दल के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बात में उनका साथ दिया, लेकिन छबराम सिंह ने अपना बयान वापस ले लिया और वो भाग निकला। एक पुलिस अधिकारी ने अपने रूखे अंदाज में कहा, आज एक को मारोगे कल दूसरा जन्म लेगा। 1982 में एनकाउंटर के बाद उनकी पत्नी धनदेवी ने अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली